गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश सर बंगरा पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स और आज मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन या लेंस से संबंधित सारी न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। सवाल नंबर 1 क्या है इसमें देखना है आपको। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जितने भी सवालों का कलेक्शन है बेहतरीन कलेक्शन लेकर आए हैं आपके लिए। तो आज फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 2 और ये न्यूमेरिकल नंबर 1। तो देखिए बच्चे, इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल हम शुरू करेंगे और इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी अपनी अपनी किताबों में देखेंगे और समझेंगे उसमें क्या वैल्यू दी हुई है और क्या इसमें पूछा जा रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर व्यास का एक कांच का गोला है। देखो उसमें लिखा हुआ है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर एक वायु का बुलबुला रखा हुआ है। तो आपको कुछ समझना है, तो पहले उससे पहले आपको पता लग गया है कि व्यास है। तो व्यास कितना दे रखा है, व्यास इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या होगी इसकी 2 सेंटीमीटर, राइट। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं उसको समझने के लिए। ये कांच का गोला है, पूरा कांच का सॉलिड गोला है, राइट है। ये उसका व्यास है, ओके। और कहीं वायु का बुलबुला है, तो वायु का बुलबुला, यहां वायु का बुलबुला कह रहे हैं, ये उसका सेंटर है, वक्रता केंद्र है या केंद्र कहें गोले का। अच्छा, ये वायु का बुलबुला है, ठीक। तो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है वायु का बुलबुला पृष्ठ से? तो पृष्ठ से वायु का बुलबुला 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बच्चे आप सभी लोग अपनी अपनी किताबों में बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं इस टाइप के, और इनको समझने के लिए काफी ध्यान लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कांच है, इस वायु के बुलबुले के अंदर वायु है, ओके। अब आगे सवाल को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि पर इस गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। तो गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। v इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है कि व्यास के अनुदिश प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए और इसमें दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बच्चे 1.5 है, ओके। अब यहां देखेंगे आप, ये इधर कांच, इधर तो वायु था, इधर कांच था, तो वायु के सापेक्ष कांच। अब प्रकाश की किरण देखिए, कांच है तो कांच से वायु के बुलबुले के अंदर जाएगी, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपको चाहिए। तो क्या होगा अपवर्तनांक? प्रकाश किरणों की उत्कोणीयता के सिद्धांत से कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा 1 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको ये चीज निकालने हैं। GNA 1/1.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, यहां देख पाएंगे आप 2 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका T, ठीक है। 2 पंचे 10 और T पच 15, राइट है। इस तरह से आपने देखा कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपके पास आया है 2/T, ओके। अब आपको इसमें वायु के बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करनी है। तो कैसे गणना करेंगे? गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का क्या सूत्र होता है वो आप सभी को याद होना चाहिए। उसका डेरिवेशन कैसे किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, या कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहां देखते हैं उसका सूत्र क्या है। n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। तो ये इसका फार्मूला होता है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र होता है ये। इस सूत्र में आपको वैल्यू रख देनी है और वैल्यू रखने के बाद में आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर ले लेना है। तो चलिए रखिए, कुछ लोगों ने तो इसका वैल्यू रखना शुरू भी कर दिया होगा और इसे सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है बच्चे। इसमें मान रखेंगे, देखो बच्चे, अपवर्तनांक आपको ये लेना है
क्योंकि प्रकाश की किरण अब कांच से वायु में जा रही है, तो वायु में जा रही है तो कांच के सापेक्ष वायु का वर्तनांक कितना देख पा रहे हैं आप, 2/3 v का तो मान ही निकालना है तो यहाँ v लिख लिया, -1/u, u देखिए कितना है 1.2 इज इक्वल टू n-1, मतलब 2/3 1 अपॉन वक्रता त्रिज्या इसकी देखिए 2 है। अब इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है, थोड़ा गौर से देखिए, ये पॉइंट हटा देंगे यहां से और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ये v को इधर रख देंगे तो आप देख पाएंगे 2/3v माइनस, इसको आप काटेंगे, इसको आप काटेंगे तो देखो 5/6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से आपने इसको इधर देखा। अब इधर आप एलसीएम लेंगे, देखिए इधर आप एलसीएम लेंगे तो इधर 3 एलसीएम आएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, राइट, यहाँ हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से एलसीएम, एक स्टेप और देख लेते हैं आप, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ आपने 3 एलसीएम ले लिया, ये 2 हो गया, राइट, इधर ये हो गया और ये अपॉन गया। कैलकुलेशन फिर से जारी रखेंगे और आगे देखेंगे। देखिए ऊपर कितना बचा, -1 और ये 2 का गुणा आप इधर कर दोगे 3 में तो हो जाएगा 6। ओके, यहां बच्चे 6 है, 2/3v इज इक्वल टू -1/6 प्लस 5/6, इसका आपने ट्रांसफर किया है, 2/3v इज इक्वल टू 6 एलसीएम लिया, -1 प्लस 5, ओके, 2/3v इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/6 हो गया, राइट है। आपको कुछ नहीं करना है, आप कैलकुलेशन करना है। देखिए कैसे होगी कैलकुलेशन, ये इधर कर देंगे आप तो हो जाएगा 12v, इधर हो जाएगा आपका 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और v बराबर आएगा 1 सेंटीमीटर। तो गोले के व्यास के अंदिश वायु के बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति 1 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से ये सवाल हुआ आपका, आप लोग इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, सवाल समझाने के लिए आपको डायग्राम दिखा दिया गया था। आप सब इस न्यूमेरिकल को नोट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब इसी के साथ मैं आपको एक इसी टाइप का दूसरा सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आपको भी दिख रहा होगा, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 बच्चे जस्ट अपोजिट है, सवाल नंबर 2 जस्ट अपोजिट है। क्या अंतर क्या है, इसमें आपने प्रतिबिंब की स्थिति निकाली है, उसमें आपको वस्तु की स्थिति निकाली, ठीक है। देखते हैं क्या है। कांच का वर्तनांक दे रखा है बच्चे, जैसा कि इसमें दे रखा था वैसा इसमें दे रखा है। फिर आगे उसमें कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर, 4 सेंटीमीटर व्यास इसमें भी है तो 4 सेंटीमीटर व्यास इसमें भी है, तो व्यास को लिख लिया आपने 4 सेंटीमीटर और आप जानते हैं तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या हुआ करती है, राइट है। अब आगे देखेंगे तो व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के व्यास के अंदेश देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। तो क्या गोला दिखाई देता है। तो ये बच्चे प्रतिबिंब की स्थिति दी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति दी हुई है, v इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको गोला दिख रहा है। आगे जैसे ही सवाल को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति की गणना करिए। वास्तविक स्थिति पूछना है, u बराबर पूछ रहा है वो सवाल, गोले की वास्तविक स्थिति यानी कि वस्तु तक की दूरी पूछ रहा है u बराबर। तो बिल्कुल सेम सवाल ऐसे है, इसमें भी दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.5, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कांच के सापेक्ष वायु का वर्तनांक निकालना पड़ेगा। जो फार्मूला आपने पहले लगाया था वही इसमें लगा दिया। आप देख रहे होंगे तो GNA आया आपके पास में,
1/1.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 2/3। ठीक है बच्चे, तो GNA कितना आया आपका 2/3। GNA का मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र यदि आप लगा देंगे तो सेम बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। चलो शुरू करते हैं, आप लोग भी लगाइएगा, कुछ लोगों ने लगा भी लिया होगा इसे, और मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है आगे। तो फिर आप फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला लगाना शुरू कर दिया होगा आपने। ठीक है, देखते हैं। N/V -1/U इज इक्वल टू N-1/R। ये गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, से संबंधित बहुत सारी न्यूमेरिकल होते हैं। इसमें आप मान रखेंगे बच्चे, देखिएगा 2/3 अपॉन V। ठीक है, तो V का मान तो दे रखा है इसमें, तो हमने क्या किया कि V का मान भी रख लिया एक, ओके, -1/U। U तो फाइंड आउट करना है, तो U की जगह U है, ऐसे इधर कर लिया आपने 2/3 -1 अपॉन R का मान भी दे रखा है 2, राइट है। तो देखिए इधर हो जाएगा आपका 2/3 -1/U, और इधर देखो सेम कैलकुलेशन जो इधर हुई थी वही कैलकुलेशन इधर हो रही है, देखिए, राइट है, इधर हो रही है। तो इसको कैलकुलेट करने से आपके पास में कितना आया था, देखो बच्चे ये आया था -1/6। ऐसे ही कंडीशन इधर है, तो इधर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/6। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको U का मान निकालना है, तो आप ऐसा करिए, इसका इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखो इधर क्या बचा, -1/U बचा, इज इक्वल टू -1/6, और ये इधर जाएगा तो -2/3। ओके, आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आपको U का मान प्राप्त हो जाएगा। इसका 6 एलसीएम है, यहां से 6 एलसीएम हुआ, यहां हो जाएगा आपके पास में -1, यहां हो जाएगा आपके पास में -4। ओके, 3 दुगना 6 होता है, और 2 गुणे 2 हो जाएगा तो -4। आगे देखेंगे -1/U -5/6। ओके, ये माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर देंगे, और यहां आप देख पाएंगे 5U इज इक्वल टू 6, U इज इक्वल टू 6/5। बच्चे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद में आपको गोले के व्यास की अनुदिश देखने पर वस्तु की स्थिति पता लग जाएगी कितनी दूरी पर है। देखो बच्चे, यहाँ 5 एकम 5 दशमलव लगा लिया, 1 5 का दुगना 10 होता है। तो इस तरह से वायु के बुलबुले की स्थिति U बराबर 1.2 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चे इस तरह से दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के, एक ही तरीके के दोनों सवाल थे, अपोजिट सवाल थे। आप लोग नोट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, जो आपके स्टूडेंट, आपके साथी हैं जिनको न्यूमेरिकल नहीं मिल पा रहे हो, तो वो आए मेरे चैनल पर और उनका स्वागत है। इस तरह से इन सवालों को आप नोट करेंगे। देखिए बच्चे, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। तो याद रखना बच्चे कि समांतर किरणें अनंत से चलती हैं, इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, तो वक्र त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। ओके, आगे उसने कह दिया है कि किरणें आपतित होती हैं, अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी, किरण आरेख भी खींचिए। किरण आरेख भी खींचना है इसमें, और कहा गया है कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। तो किरण आरेख खींचने को कहा गया है, थोड़ा इधर समझ लेते हैं इस चीज को।
एक ये कांच का गोला है और ये इसका व्यास है, ठीक है। तो ये इसका व्यास हो गया, व्यास पूरा 12 सेंटीमीटर का है, राइट। यहां से यहां तक वक्र त्रिज्या हो जाएगी। प्रकाश की किरणें समांतर चल रही हैं, ये हमने एक अवलंब खींच लिया, ये हमने यहां से एक अवलंब खींचा, देखिए ये अवलंब खींचा, ओके। अब समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, ये अनंत से आपतित हो रही हैं, और अपवर्तन के बाद देखो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन से जाती है तो अपवर्तन के बाद अवलंब की ओर झुकते हुए थोड़ा झुकेगी ये, और ये ऐसे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो एक अवलंब हमने इधर खींचा, एक अवलंब हमने इधर खींचा। अब प्रकाश की किरण कहां जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो अवलंब से थोड़ा दूर हटेगी, ये अवलंब है तो इधर को हटेगी, ये देखिए इस टाइप से। यहां इसने अपना प्रतिबिंब यहां बनाया, और इस अपवर्तित किरण को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाएंगी, तो ये यहां बिंदु आई डैश पर आएगी, ठीक है। तो इसने अपना प्रतिबिंब बिंदु आई डैश पर बनाया। अब यह आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, और दूसरे पृष्ठ ने अपना प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद बिंदु आई पर बना दिया। इसकी दूरी मान लिया v डैश है, जो इसने बनाया है। अब इस पृष्ठ ने जो बनाया है आई, इसकी दूरी ये v है। हमें पहले v डैश निकालना है, फिर अंतिम रूप से v निकालना है, लास्ट में कहाँ केंद्रित होगी। किरण आरेख खींचने के लिए उसने कहा था बच्चे, तो देखो किरण आरेख खींच दिया गया है ये आपका, राइट है। तो अब बस काम करना है इस पर, देखते हैं। चलो पहले पृष्ठ के लिए हम कंडीशंस देखेंगे, तो ये सारी बातें पहले पृष्ठ के लिए हैं। पहले पृष्ठ ने अपना प्रतिबिंब आई डैश बनाया है, और उसकी दूरी हमें v डैश फाइंड आउट करनी है। तो किरण आरेख तो खींच चुके हैं, अब बस कैलकुलेशन की बात है, तो कैलकुलेशन करते हैं। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। पहले पृष्ठ के लिए है, इसमें मान रखो बच्चे 1.5, इसको बना लिया v डैश, क्योंकि v का मान v डैश है इसमें, माइनस 1 अपॉन यू अनंत हो गया, यहां देखिए अपॉन 6, 1.5 अपॉन v डैश, ये 0 हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका कितना 0.5 अपॉन 6, पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, 1/12 हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो देखो इसको घटा दोगे तो 0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो v डैश इज इक्वल टू 1.5 इंटू 12, इस तरह से ये आया आपका 18 सेंटीमीटर। तो पहले प्रश्न ने प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाया, 18 सेंटीमीटर पे बनाया। यहां से ये पूरा जाकर यहां तक ये 18 सेंटीमीटर है, ओके। पहले पृष्ठ से इधर तक 12 सेंटीमीटर। अब अगर दूसरे पृष्ठ से कहें तो ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए ये कितने दूर बना है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु तक का काम करता है, तो ये 6 सेंटीमीटर बना है। ये आपका ये दूरी दो चीजों में डिवाइड हो गई, 12 इधर और 6 इधर। तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी कितनी हो गई, u बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। और दूसरे प्रश्न ने अपना प्रतिबिंब कहां बनाया है, v पर बनाया है। कौन सा बनाया है, I बनाया है, तो v बराबर आपको निकालना है अंतिम रूप से कहां पर केंद्रित होती है
बच्चे प्रकाश की किरण इधर को जा रही है, दूरी आप इधर को नाप रहे हो, तो पहले पृष्ठ के लिए तो ये प्लस में थी वक्र त्रिज्या, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए माइनस में होगी क्योंकि किरण इधर जा रही है दूसरे पृष्ठ के लिए और दूरी इधर नापी जा रही है। राइट है, तो यहां पर वक्र त्रिज्या का मान आपको लेना है r बराबर -6 सेंटीमीटर। बच्चे यहां पर अब वर्तनांक देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का लिया गया, तो किरणें वायु से कांच में जा रही थी, यहाँ देखिए उल्टा हो रहा है, कांच से वायु में जा रही हैं, तो यहाँ पर भी आपको कांच के सापेक्ष वायु का वर्तनांक लेना पड़ेगा, जो कि व्युत्क्रम होता है वायु के सापेक्ष कांच के वर्तनांक का। इस तरह से आप देख पाएंगे कि GNA आपके पास में देखने को मिलेगा 1/1.5। ओके, तो इसको आप वही फिर से फार्मूला आप रिपीट हो गया, वही फार्मूला लगाएंगे। अब ये भी है तो यहां से देखो, यहाँ वीडीएस रख लिया था, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे रखो, इसी फार्मूले में रखना है। राइट, n का मान दिए रखा है बच्चे 1/1.5 अपॉन भी माइनस 1/u, u की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू, इधर देखो n-1 है तो n-1, तो n कितना है 1.5 -1 अपॉन r, r का मान कितना है देखो -6 है। ओके, कैलकुलेशन करनी है बस, ज्यादा कुछ नहीं रह गया इसमें। इधर देखेंगे तो 1/1.v -1/6, इसको हम लिख सकते हैं, इधर देखना, इधर देखिएगा, इधर हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया हमने 1.5, तो ये 1 -1.5 अपॉन -6, तो 1/1.5 माइनस 1/6 इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ 0.5, वो भी किसका, माइनस का। ओके, इधर आ जाइएगा, 1.6 इंटू 6, 1.5 इंटू 6, ये देखिए इस तरह की कैलकुलेशन होनी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कैलकुलेशन आपकी रहती है, ये हो गया 0.5, ये हो जाएगा आपका कितना 9, ठीक है 9 हो जाएगा ये। यहां से आपको क्या करना है कि माइनस हटाना है, जीरो लगाना है, ठीक है। अब आप अगर ये कट रहा हो तो इसको काट दो, वो नहीं कट रहा हो तो आप यहां देखिए कट जाएगा, 5 एकम 5 और 18 पंचे 90, और इसका ट्रांसफर उसके बाद कैलकुलेशन 1/18 प्लस 1/6 1/1.5 भी 18, यहां एलसीएम ले लिया आपने, यहां 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 3, इस तरह से 1/1.5 भी इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये गुणा कर सकते हैं आप, ये गुणा करेंगे तो देखिएगा 15 चौको 60 हो जाएगा, और ये इस तरह से 6 हो जाएगा, 6 भी इज इक्वल टू 18, डिवाइड कर दीजिएगा, 3 बार डिवाइड हो गया तो भी बराबर 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने देखा कि दूसरे प्रश्न ने प्रकाश की किरणों को अंतिम रूप से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्रित किया, और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरे प्रश्न ने अपना प्रतिबिंब अंतिम बना दिया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल था, इसमें किरण आरेख खींचने के लिए कहा था, तो किरण आरेख भी मैंने खींच रखा है, आप लोग भी खींचेंगे। और ये जो आपने यहां से ये देखा, तो ये दूसरे पृष्ठ के लिए है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए था ये मामला। तो बच्चे अगला सवाल नंबर 7 है।
और सवाल नंबर 7 में कहा गया है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देख लेते हैं कि 7 नंबर है जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5 दे रखा है, समतल है और उत्तल है, समतल उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी बच्चे f बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, और उसमें कहा गया है कि इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है बच्चे, तो देखो समतल उत्तल लेंस होता कैसा है, जरा इसको देख लेते हैं समझने के लिए। तो समतल और ये रहा इसका उत्तल। ठीक है, तो उत्तल पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ की त्रिज्या आपको निकालनी है, R1 आपको निकालनी है, राइट है। और अब प्लेन की आपको एक बात बता दें कि जो भी समतल पृष्ठ होते हैं उनकी वक्र त्रिज्याएं अनंत हुआ करती है। तो यहां देखो बच्चे, ये समतल पृष्ठ है, इसका मतलब है कि R2 हमारा कितना दे रखा है, अनंत दे रखा है। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण हो चाहे समतल पृष्ठ हो, कुछ भी हो, उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, राइट है। तो अब आपको यहां से वक्र पृष्ठ की त्रिज्या निकालनी है, तो इसको हमने R1 मान लिया है और इस R1 की वैल्यू फाइंड आउट आपको करना। मैंने आपको लेंस के अपवर्तन का सूत्र बताया था, या मैंने कहा था कि पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आपको याद रखना है। तो लेंस के अपवर्तन के सूत्र से या पतले लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, वो सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r। ऐसा सूत्र बच्चे आपको बताया गया। ओके, इसमें मान रखना है 1/20 1.5 माइनस 1, ब्रैकेट लगा दिया आपने, 1/r1 तो निकालना ही है, माइनस 1/अनंत, ये 0 हो जाएगा, 0 घट जाएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आप देखेंगे 1/20 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 0 घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो आप देखिए 1/20 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन R1, और यही R1 फाइंड आउट करना है। R1 बराबर 20 इंटू 0.5, R1 इज इक्वल टू 20 पंचे 100 होता है, तो आपने 100 कर लिया, 0.1 अंक बाद लगा दिया। इस तरह से आपने देखा कि इसके वक्र पृष्ठ की वक्र त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगी। आप अपनी अपनी किताबों में देखिए और आंसर चेक करिए, और अगला सवाल भी देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक जरूर। तो देखिए बच्चे, अगला सवाल सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक कह रहे कि एक समावतल यानी कि समतल और अवतल, समावतल ऐसा बोला गया है, क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। ठीक है, समावतल लेंस बनाना है, लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, मतलब उसने कहा है कि R1 और R2 को कितना रखा जाए। हमने मान लिया कि R1 और R2 को R रखा जाए, राइट है, R1 R2 को R रखा जाए। अब इसमें समावतल, तो इसमें एक पृष्ठ अवतल है, और आपको पता होना चाहिए कि अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है, तो ये लो एक हमने इसमें माइनस का ले लिया। तो R1 बराबर आप यहां माइनस R रखेंगे और R2 बराबर आप R रखेंगे। एक को आपको माइनस में लिखना है, एक को आपको प्लस में लिखना है, क्योंकि अवतल है। ओके, अब आगे उसने कह दिया है इस सवाल में
जिससे लेंस की क्षमता कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता को देखो बच्चे P से दिखाते हैं, P बराबर -2.5 डायोप्टर। 2.5 डायोप्टर हो क्राउन कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक देखो कितना दे रखा है, n बराबर 1.65। ओके, तो उससे पहले आप इसकी फोकस दूरी देख लीजिएगा। तो फोकस दूरी f बराबर 100 बटे, तो फोकस दूरी देखनी है। आप जानते हैं क्षमता का सूत्र P बराबर 100 बटे f हुआ करता है। ओके, इसमें मान लगा दो -2.5 100 बटे f, तो -2.5 इंटू एफ इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो देखो f इज इक्वल टू हो जाएगा -100 बटे 2.5, पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, तो फोकस दूरी आप देख पाएंगे कितनी आई, 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। ओके, अब वही फार्मूला 1/f n-1 1/r1 -1/r2। राइट बच्चे, इसमें मान रखेंगे, मान रखने के बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो मान रख लेते हैं 1/-40 इज इक्वल टू 1.65 -1 1/r1। देखो r1 को भी r लेना है, परंतु किस में लेना है, माइनस में लेना है, और r2 को r लेना है, ये इस तरह से। ओके, एक दूसरे के अपोजिट भी होती हैं, और यहाँ पे अवतल भी बोला गया है, समावतल बोला गया है। ठीक है, शुरू करते हैं। -1/40 इज इक्वल टू 0.65 इंटू, यहां से आपने एलसीएम लिया, आर एलसीएम आया तो यहाँ माइनस, यहाँ -1/40 इज इक्वल टू 0.65, यहाँ हो जाएगा -2/r। राइट, इसी r का मान आपको निकालना है। तो देखो बच्चे, ये माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर दो। ठीक, अब इधर देखो 1/40 इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर दो। ठीक है, तो यहां इसका जैसे ही आप गुणा करेंगे बच्चे, तो हो जाएगा, ये देखो 130 बटे r और 2 अंक बाद दशमलव। राइट, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया आपने, 1.3 हो गया। आपको त्रियक गुणा करना है और आंसर निकालना है, तो r बराबर हो जाएगा 40 इंटू 1.3 हो गया इसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो 13 चौको 52 होता है, तो 52 कर लिया, 0.1 अंक बाद। तो इस तरह से कितने सेंटीमीटर वक्रपृष्ठों की कितने सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या रखनी होगी, तो 52, या कह सकते हैं आप 52 सेंटीमीटर आपको वक्र त्रिज्याएं रखनी होगी। इस तरह से ये आंसर हुआ आपका। और आप नोट करेंगे, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10। तो आप भी अपनी किताबों में देख रहे होंगे, उसमें एक डायग्राम बना हुआ है, कुछ बातें पूछी। सबसे पहले तो उसने कहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। सवाल नंबर 10 है, उत्तल लेंस में वक्र त्रिज्याएं R1 20 सेंटीमीटर, R2 20 सेंटीमीटर, दोनों सेम है। R1 बराबर R2 बराबर R बराबर 20। ओके, ये दे रखा है आपको। अब वर्तनांक भी दे रखा है लेंस का, n इज इक्वल टू 1.5। कुछ किताबों में वर्तनांक को म्यू से भी दिखाते हैं, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, म्यू से भी दिखा सकते हैं, एन से भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ एन से दिखा रहा हूँ, आपकी किताब में जो हो आप वो समझ सकते हैं।
और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फोकस दूरी क्या होगी। पहला प्रश्न है इसमें, तो पहला प्रश्न है इसमें फोकस दूरी क्या होगी। फिर दूसरे प्रश्न के लिए उसने कहा है यदि लेंस को, ये ऐसा लेंस है हमारा, यदि लेंस को AB तल के अनुदिश काट दिया जाए, AB तल के अनुदिश काट दिया जाए, तो कह रहे हैं, तो उसने उसने पूछा है कि बताइए तब फोकस दूरी प्रत्येक लेंस की क्या होगी। फिर तो दो लेंस बन जाएंगे, एक इस तरफ बन जाएगा, एक इस तरफ बन जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपसे कहा है कि फोकस दूरी बताइए यदि AB तल के अनुदिश काट दिया जाए तो नए बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी। तो AB तल में काटा जाएगा, AB तल में काटने के लिए कहा है, AB तल में काटने पर फोकस दूरी F बराबर फाइंड आउट करना है बच्चे। फिर उसने कहा है कि CD के अनुदिश काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए। तब तीसरा प्रश्न उसने कर दिया है, क्या सवाल कर दिया है, सवाल क्या कमाल कर दिया है उसने, तो आपको बताना है। पहली बार में ये, दूसरी बार में ये, और तीसरी बार में CD तल के अनुदिश काट दिया जाए तब फोकस दूरी क्या होगी। तो CD तल में भी फोकस दूरी, CD तल के अनुदिश काटने पर फोकल लेंथ कितना होगा। तीन प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के जवाब की ओर चलते हैं। गोलीय पृष्ठ के, सॉरी, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से ये सवाल लगेगा। तो लेंस के अपवर्तन का सूत्र या पतले लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला आपको याद रखना है, 1/f n-1 1/r1 -1/r2। ये रहा आपका बेहतरीन सा फार्मूला। इस फार्मूले से आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं और काफी आसान तरीका है ये। 1/r1 20, ये भी भाई 20, तो इसका तो हो गया काम तमाम, ये तो खत्म हो जाएगा इधर, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे की देखिए आपने इसको ऐसे मान लगाए, इसमें रख लिया। तो एक बात याद रखनी है कि इसमें ये जो दोनों वक्र त्रिज्याएं होती हैं, एक तो इधर जा रही है R1, एक इधर जा रही है R2, अपोजिट होती हैं बच्चे, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये देखिए इसमें माइनस लगाएंगे आप, क्योंकि R2 R1 के अपोजिट है। तो 1/R1 20 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 1/R2, माइनस है लेकिन यहां माइनस रखोगे तो यह क्या हो जाएगा, प्लस। कैलकुलेशन का काम रह जाता है तो वो कर लेते हैं, चलो। 20 एलसीएम हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 2। ओके, अब आप देख पाएंगे 1/f इजिकल टू, यहां हो जाएगा 1/20, तो f इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। ये देखिएगा पहला आंसर 20 सेंटीमीटर। अब यहां बच्चे दूसरे सवाल में कुछ इस तरह से पूछा गया है कि दूसरा सवाल क्या है, जरा इधर देख लेते हैं। दूसरे तल में कहा है कि AB तल के में काटने पर, तो AB तल में जब आप काट देते हो तो आपको बच्चे दो लेंस मिलेंगे, समतल उत्तल। ओके, तो ये R1 20 सेंटीमीटर और ये R2
समतल की बताई थी मैंने, अनंत होती है। माइनस अनंत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस अनंत ले लो तब भी जीरो होना है, अनंत ले लो तब भी जीरो होना है। इस कंडीशन में दो हैं, दोनों के देखिए, दोनों की कंडीशन यही होगी एक तरफ, तो दोनों में एक ही आंसर आएगा। तो फार्मूला यही है, इसमें मान रखो, ये फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, इसमें रखो। तो 1/f, राइट, 1/, यहां से दूसरा सवाल शुरू हो चुका है आपका, ठीक है। 1/f, n की वैल्यू 1.5 माइनस 1, 1/r1 20 माइनस, अब माइनस में भी ले लेते हो तो ये देखो प्लस अनंत, जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब आप देखेंगे 1/f, तो ये हो गया 0.5/20, इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.5 f इज इक्वल टू 20, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, f बराबर 40 सेंटीमीटर। ये भी तल के अंदर काट देने पर प्रत्येक लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 40 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है बच्चे। तो 40 सेंटीमीटर आप आंसर देख रहे होंगे। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में कह रहे हैं कि सीडी तल के अंदिश काट दें। देखो सीडी तल के अंदिश यदि आप काटोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। क्या वक्रता त्रिज्याओं पर कोई असर पड़ रहा है? सीडी तल के अंदिश काटने पर वक्रता त्रिज्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यही वक्रता त्रिज्याएं रहेंगी। जब आप यही वक्रता त्रिज्याएं इसमें रखोगे तो आंसर आपका 20 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो सीडी तल के अंदिश काट देने पर फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। तो आपको ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा इसको, सीडी तल के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी, परंतु तीव्रता घट जाएगी, प्रतिबिंब की जो तीव्रता होगी वो घट जाएगी। बस ऐसे इसका आंसर डिजाइन करेंगे। और इस तरह से सवाल नंबर 10 के तीनों पोर्शन आपके सामने लगे हुए हैं। ये जो चित्र बना हुआ है ये सवाल में बना हुआ है, आप लोग सवाल से बना सकते हैं, नहीं तो यहां से ही बना सकते हैं। और नोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। बच्चे अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16, इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कांच के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कांच का एक उत्तल लेंस है और उसकी वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और बच्चे कांच का वर्तनांक दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.5 दे रखा है। यानी कि इसको यदि आप ऐसे लिखें, भिन्न में लिखें, तो भिन्न में क्या हो जाएगा, 3/2। भिन्न में लिखेंगे तो आपका 3/2 हो जाएगा, चाहे ये बात एक ही। ओके, और उसने कहा है कि जल में यदि उत्तल लेंस को डुबो दें तो बताइए कि जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जल का वर्तनांक दे रखा है, वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक दे रखा है 4/3। कितना दे रखा है आप देख पा रहे होंगे, 4/3। तो जल में आपको निकालना है फोकस दूरी। कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे ये है, इसमें जल भरा हुआ है और इसमें एक कांच का उत्तल लेंस पड़ा हुआ है। अब जरा देखिए, यहां वायु से प्रकाश की किरण कांच में जल में गई तो वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक,
वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक दे रखा है। बहुत गौर से देखिए, अब प्रकाश किरण जल से कहां जा रही है? कांच में। तो हमें किसकी तो ये क्या लिखेंगे? जल से कांच में जा रही है तो जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक ये हमें चाहिए, तब हम जल में फोकस दूरी निकाल पाएंगे। ओके, तो हम चलो शुरू करते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक कैसे निकलेगा। मैंने आपको अब वर्तनांकों में संबंध का एक व्यंजक बताया है। क्या बताया था? वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक बटे 3 माध्यमों के लिए मैंने ये कराया था। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आप लोग याद रखेंगे, उसको जाके देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 में करवाया था, कक्षा 10 में भी है ये। तो इस चित्र को नहीं बनाना है, अब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और ये जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक निकालेंगे, तब जल में जाके फोकस दूरी कहीं निकलेगी। तो देखो, जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक कितना है? 1/1.5 या फिर कहें 3/2। 3/2 रख लिया, बटे वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक 4/3 रख लिया। तो जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक आप देख पाएंगे 9/8। कितना आया? ये 9/8 आया, राइट। अब आप ये फार्मूला याद होगा, ये वाला फार्मूला आपको याद ही होगा, है ना। अब वायु में, तो वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, ये चीज तो दे नहीं गई तो इसको बना रहने दो। समीकरण 1 लिख, आप जल में निकालना चाहते हो तो जल में, तो मैंने कहा था कि यहां लगेगा जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1/R1 1/-1/R2, ठीक है। ये तो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड करेंगे तो देखिए ये तो कैंसल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। अब ये FW ऊपर चला जाएगा, FW/FA, ठीक है, ये तो ऊपर चला गया। यहां देखिएगा ANG -1 बटे WNG -1। तो जल में फोकस दूरी तो निकालनी है, वायु में 20 सेंटीमीटर, यहाँ 1.5 -1, यहां देखिएगा इसका आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.125 इतना हो जाएगा, और इसको यहां लगा देंगे आप। ओके, तो देखते हैं वही कितना होता है। यहां लगाया 1.125 -1, कैलकुलेट करेंगे FW/20 ये हो गया 0.5 बटे ये हो गया 0.125। इसको आप कैलकुलेशन आपको करना है तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होगी। देखिए इधर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जल में फोकस दूरी आई FW = 10/0.125, डिवाइड करेंगे 80 सेंटीमीटर, आपका आंसर आएगा। तरह से ये आप सवाल नंबर 16 रहा। सवाल नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है ये आप देखेंगे। एक उत्तल लेंस है, वक्र त्रिज्याएं क्रमशः दी गई हैं। एक उत्तल लेंस है तो R1 बराबर और R2 बराबर, ये आपको दोनों वैल्यू दे रखी हैं, उसमें आपको ध्यान से देखना है और याद रखना है कि लेंसों में ये वक्र त्रिज्याएं एक दूसरे के अपोजिट हुआ करती हैं। तो एक 15 सेंटीमीटर है, राइट, और एक 30 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें आपको ये चीज को याद रखना है और ध्यान रखना है। एक उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि दोनों त्रिज्याएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अच्छा, अब आगे उसने कह रखा है आपसे लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, राइट है।
यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में, तो वायु के सापेक्ष द्रव लिक्विड का अपवर्तनांक 1.6 दे रखा है। लिक्विड कोई द्रव है, लिक्विड है, उसमें हमने लिक्विड ले लिया, डुबा दिया जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो लिक्विड में फोकस दूरी निकालनी है बच्चे, FL, जैसे अभी किया था सेम वैसे ही अभी इसको भी करना है। बस यहां याद रखना है कि एक लेंस है जो इस लिक्विड में डूबा हुआ है। हमें चाहिए क्या, लिक्विड से कांच में प्रकाश की किरण जा रही है, तो लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें चाहिए, और हमारे पास में ये सब दिया हुआ है। तो मैंने अभी अभी एक फार्मूला दिया था, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक। इससे हमारे पास में लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ जाएगा, तो लिक्विड में फोकस दूरी आने लगेगी। तो मेट देते हैं और आगे बच्चे देखेंगे। तो लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आप यहां देख सकते हैं 1.5, और यहां ये देख सकते हैं 1.6, राइट है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे बच्चे क्या हो जाएगा कि लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहां से पॉइंट हटा लो, ठीक है, तो कितना आया 15/16, राइट है। इस तरह से लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको देखने को मिला। आप चाहें तो इसको दशमलव में भी ले सकते हैं, दशमलव लग जाएगा, भाग लगाएंगे तो ओके। तो आगे बढ़िए, वही फोकस दूरी वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें लेंस की। तो 1 किसमें, वायु में, वायु में फोकस दूरी हमें निकालनी है, लिक्विड में निकालनी है हमें। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि वायु में फोकस दूरी हम निकालेंगे। इसमें कैसे निकलेगा वायु में फोकस दूरी, तो ये देखिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, 1/R1 -1/R2, राइट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं वायु में फोकस दूरी। तो 1/FA 1.5 -1, 1/R1 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा यहाँ 1/FA, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, जरा गौर फरमाइए बच्चे। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, कोई बुराई नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पे 0.5, और यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया 30, और यहाँ इस तरह से देखिए बच्चे 15, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ओके। तो वायु में फोकस दूरी आपकी निकल के आएगी, देखिए ये 3 हो जाएगा ना, इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक स्टेप और देख लेते हैं, 0.5 इंटू 3/30 मतलब 1/10। तो 1/FA इज इक्वल टू 0.5/10। आप यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास में FA इज इक्वल टू 10/0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, और वायु में फोकस दूरी आपकी बच्चे आई 20 सेंटीमीटर। वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आ गई आपकी, ओके। अब आपको लिक्विड में फोकस दूरी देखनी है कि लिक्विड में फोकस दूरी कितनी आई। तो लिक्विड के लिए आप लिक्विड वाला फार्मूला है ना, लिक्विड का फार्मूला निकालना है। तो लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, R1 -R2, इसको बच्चे समीकरण 2 बना लो, जैसे अभी 1 में 2 का डिवाइड किया था ऐसे इसमें कर दो, ओके। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो ये और ये चीज दोनों में सेम है तो कट जाएगी। अब यहां देखिए क्या फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज तो ऊपर चली जाती है, आपको पता है FL/FA, और यहां देखिए ये रहेगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1। यहां देखिएगा लिक्विड के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक -1। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहां देखो लिक्विड में हमें निकालना है, वायु में हमें दी हुई है 20, ये दिया हुआ 1.5 -1 बटे लिक्विड के सापेक्ष, देखो ये लिक्विड के सापेक्ष दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15/16 -1। ओके, इधर इसको कैलकुलेट करना है ऐसे चलो इसको थोड़ा देख लो, इसको भिन्न में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 -1, राइट। इनको कैलकुलेट करना है, FL/20, यहाँ पे 2 एलसीएम, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 2 बटे, इधर देखिएगा 15 -16 बटे 16, ये देखिए। ओके, लिक्विड में फोकस दूरी निकल के आएगी आपकी। इसको और आगे बढ़ाओ, कितना बचा ऊपर देखो 1/2, नीचे देखो कितना बचा -1/16, FL/20 इज इक्वल टू हो जाएगा 16/2, वो भी माइनस का। फिर ये गुणा कर दीजिएगा, आपके पास उत्तर देखने को मिलेगा FL इंटू 2 -16 इंटू 20, ये देखो ये कट गया यहाँ 10, तो FL इज इक्वल टू -160 सेंटीमीटर। देखिए अपनी अपनी कॉपियों में और सॉरी अपनी अपनी किताबों में देखिए क्या आंसर आ रहा है। लिक्विड में जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आ रही है 100 सेंटीमीटर। थोड़ा नॉलेज भी ले लीजिएगा, यदि लिक्विड में उत्तल लेंस को किसी लिक्विड में उत्तल लेंस को डुबो दिया जाता है तो वो उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति काम करता है, क्योंकि फोकस दूरी देखो किस में आ रही है, ऋण में आ रही है, और आप लोग अपनी अपनी किताबों में देख रहे होंगे। तो इस तरह से आपसे एक प्रश्न बन चुका है, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि लिक्विड में अगर हम लेंस को डुबो दें तो वो लेंस किस लेंस की भांति काम करेगा। देखिए अवतल लेंस की भांति काम करेगा, ऊपर हवा में उत्तल था, पानी में डुबो दिया या किसी लिक्विड में डुबो दिया तो किस लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की भांति काम करता है। और ये माइनस चिन्ह देखकर आप, ये माइनस चिन्ह यही बता रहा है कि अवतल लेंस बन जाएगा ये, नोट कर सकते हैं आप। इस तरह से आपने सवाल नंबर 17 देख लिया, और फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 2 का ये 17 नंबर सवाल बताया मैंने, पहला वीडियो है ये इस चैप्टर का। और शेष सवाल जो भी इसके हैं वो अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे, मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।